वो भी क्या दौर था जब हम किताबों के ज़रिए से एक दूसरे की निगाहों में देखते थे। प्यार करने का वो एक अलग ही तरीका होता था। लेकिन आज चेहरों की किताब में वो सारे प्यार, वो सारे मोहब्बत और वो सारी जज़्बात सीमित हो गई हैं। हम अपने प्यार को ज़ाहिर तो करते हैं, लेकिन बस इस फ़ेसबुक के डिजिटल माध्यम से करते हैं और शायद कुछ प्यार वहीं पर गुम हो जाते हैं। उस दिन मैं ऑफिस से थका हारा आया था और लगभग 11 बज रहे थे। मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और ऐसे ही फेसबुक चलाते हुए मैंने एक ऐसी पिक देखी। कुछ समय के लिए मेरी निगाहें उस पिक पर रुक गई। उसमें कुछ अलग सी बात थी। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी, उसके होठों के नीचे का वो काला तिल ऐसा था जो मुझे उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था। मैंने तुरंत उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया और साथ ही में एक मैसेज भी भेजा। हेलो, आई एम विनय फ्रॉम दिल्ली। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि मेट्रो सिटी के जो लड़के होते हैं उन्हें लड़कियां बहुत जल्दी पसंद कर लेती हैं। तो ऐसा मैंने कभी आजमाया नहीं था, लेकिन अब रिप्लाई क्या आता है इसके लिए मैं बेकरार था। और फिर कुछ समय मैं ऐसे ही लेटा हुआ था बिस्तर पे। 10 मिनट बाद उधर से रिप्लाई आया, डू आई नो यू। मैंने कहा नो, बट मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो उसने जवाब दिया कि मैं अजनबी लोगों से दोस्ती करने में विश्वास नहीं करती। तो फिर मैंने कहा कि मैं अपने बारे में बताता हूँ, आप मुझे मौका तो दीजिए। मैं एक राइटर हूँ, मैं यहाँ दिल्ली में जॉब करता हूँ। और फिर उसने कहा कि ठीक है, लेकिन राइटर्स बहुत बोरिंग होते हैं। मैंने कहा कितने राइटर्स को जानती हैं आप? उसने जवाब दिया, अभी तो एक भी नहीं, और हाँ, ना ही मैं किसी राइटर को जानना भी चाहती हूँ। ओके बाय। और फिर उसने बाय कर दिया, मैंने भी बाय कह दिया। और ये हमारी पहली बात थी। फिर उस दिन अगले दिन ऑफिस जाने के बाद मैं रात को जब 9 बजे घर आया तो फिर अचानक से मुझे उसकी याद आई और फिर मैंने एक और मैसेज उसे भेजा, हेलो, हाउ आर यू। उधर से रिप्लाई आया, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो तुम? मतलब मेरा एक बॉयफ्रेंड है और तुम कहीं और चांस मारो, और तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलने वाली है। तो मुझे थोड़ा सा तो बुरा लगा था कि उसने उतना रूड बिहेव किया था मेरे साथ, लेकिन आदतन बदमाश था मैं। और फिर मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सॉरी, पर आपको अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ जॉब करता हूँ और पूरे दिन जॉब करने के बाद जब मैं रात को घर आता हूँ तो ये फेसबुक मेरे लिए बस टाइम पास करने का एक ज़रिया है। और मुझे आप अच्छी लगी इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फिर उसने कहा, अच्छा इट्स ओके, कोई बात नहीं। और ये हमारी दूसरी बात थी। फिर अगले दिन मैं थोड़ा उदास सा था कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है। और मुझे लगभग मालूम भी होता है कि अगर मैं इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ता भी हूँ तो कुछ मुझे हासिल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बढ़ता जाता हूँ। और मैं उदास था, लेकिन अचानक से ऑफिस में काम करते हुए मैंने अपने मोबाइल को उठाया और देखा कि एक नोटिफिकेशन आई हुई है। और उस नोटिफिकेशन को जब मैंने देखा तो तनु तनु नाम था उसका। तनु ने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु सिंह है और मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो अब तक आपने कहानी में देखा कि एक ऐसा नायक है जो अपनी ज़िंदगी में परेशान है, जिसका नाम विनय है। और वो फेसबुक के माध्यम से अपने आप को खुश करने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा है और उसे एक लड़की दिखती है जि जो जिसकी सुंदरता की वजह से वो उससे बात करने में काफ़ी इंटरेस्टेड है। लड़की पहले तो उसे मना करती है, लेकिन उसके बात करने का तरीका कुछ ऐसा है और कि फिर बाद में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब आगे तो फिर मैंने उसे कहा कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था तुम्हारे साथ। कि मैं किसी लड़की को फ्लर्ट देखो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन बस यूं ही बात करते करते ऐसा हो गया। कहा कि कोई नहीं, इट्स ओके, हम दोस्त बन सकते हैं। फिर उसने कहा कि आप लिखते क्या हैं? आपने बताया था आप राइटर हैं।
तो फिर उसने मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने पहली बार मुझसे कुछ पूछा था। मैंने कहा कि मैं एक एड एजेंसी में क्रिएटिव हेड हूँ और मैं किताबें लिखता हूँ, कविताएँ लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ और ऐसे ही बस 2-4 पैसे कमा लेता हूँ, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जी लेता हूँ। और मेरा एक ख्वाब है कि मेरी एक अपनी किताब पब्लिश हो। उसने कहा ओह ग्रेट, बहुत अच्छा, और फिर बाय कह दिया। आज मुझे अच्छा लग रहा था कि वो जिससे मैं चाह रहा था बात करना, वो लड़की मुझसे कुछ पूछ रही थी, मुझसे भी बात करना चाहती थी। और फिर अगले दिन जब मैंने देखा तो उधर से एक मैसेज आया हुआ था, और कैसे हैं आप? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ। और फिर इस तरीके से हमारी बात होने लगी। लगभग 3-4 दिन बात हुए होंगे, ऐसे ही आम बातें हो रही थी। मैंने एक दिन ऐसे बात-बात में कह दिया कि तुम्हारी बातें इतनी अच्छी है, तो तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी होगी। उसने कहा रुको, रुको, तुम बहुत तेज़ हो रहे हो। जब मुझे लगेगा कि मुझे नंबर देना चाहिए, मैं दे दूँगी। अभी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो फिर मैंने कहा हाँ, ठीक है, बस मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मुझे लगा हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं और अब मैं ऐसा कह सकता हूँ, तो मैंने कह दिया। फिर कहा कि कोई भी नहीं, तो बताओ अब क्या करना है? कुछ नहीं, काफ़ी रात हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। मैंने बाय कर दिया और लॉग आउट कर दिया। मैं सो गया। अगले दिन मैं रात को अपने परिवार के बारे में कुछ सोच रहा था, मेरा मूड ऑफ था और ये बात मैं चैटिंग के दौरान उससे बता ही रहा था कि उसने कहा कि तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। क्या हाँ, आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे थोड़ी देर सी सही लेकिन बात कर सकती हो? उसने कहा ओके, और फिर अपना नंबर दे दिया। मैं बहुत खुश था कि आज मुझे उससे बात करने का मौका मिल रहा था। फिर मैंने कहा मैं कॉल कर रहा हूँ, तुम फ़ोन उठाओ। तो उसने फ़ोन उठाया और पूछा कैसे हो? मैंने कहा कि अब ठीक हूँ मैं। क्या वाह! बहुत जल्दी ठीक हो गए? क्या हाँ, तुमसे बात जो हो रही है। तो इस तरीके से कहने लगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि हाँ, ये बताओ कि सच-सच बताना कि तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा क्यों था? कहता फ्रेंड रिक्वेस्ट तुम्हारी पिक को देख के, तुम्हारे प्रोफाइल को देख के, तुम्हारी सुंदरता को देख के मैं कुछ देर के लिए खो गया था और अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, साथ में एक मैसेज भी किया था। हाँ, वो तो मैंने देखा, लेकिन क्या तुम और मतलब क्या सोच रहे थे तुम, क्यों भेजा तुमने? तुम्हारी आंखों में वो गहराई है, तुम्हारी आंखों में वो गहराई है जो मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारे फोटो पर, तुम्हारी नज़रों पर, तुम्हारी निगाहों पर रोक देती है। तुम्हारी सुंदरता ऐसी है कि तुम्हारी सुंदरता के आगे बड़ी से बड़ी खूबसूरती भी एक छोटा सा नमूना लगती है, और तुम्हारे ओठों के नीचे का वो तिल, तो जैसे भगवान ने इसलिए बनाया हो कि तुम्हें दूसरों की नज़र ना लगे। वो हंस रहे थे। दबी हुई हंसी के साथ उसने एक बात कही जो मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया। उसने कहा कि वो फोटो मेरी नहीं है। फिर मैं उदास हो गया, फ़ोन ऐसे नीचे करके मैंने कहा कि ओ ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे मालूम होता है कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत है नहीं कि जिसको मैं चाहूँ वो मुझसे बात करने लगे, और ऐसा मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुका था, लेकिन फिर भी ये एक बार हो रहा था दोबारा मेरे साथ। और फिर मैंने बेमन से ही सही लेकिन फिर उससे बात की। थोड़ा-सा तो धोखा दिया था उसने मुझे। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है तनु, तुम्हारी फ़ोटो नहीं है। फिर उसने कहा कि मेरा नाम तनु भी नहीं है। मैंने फ़ोन काट दिया। और 3 दिन तक मैंने उससे बात नहीं की। मैं ना परेशान था ना खुश था, लेकिन हाँ एक बेचैनी थी। मैं उससे बात करना चाहता था कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर जब मैंने ध्यान से सोचा तो उसने कुछ गलत तो किया नहीं था। सारी चीज़ें तो मैंने खुद ब खुद की थी। आगे तो मैं खुद बढ़ा था। उसने तो कुछ नहीं किया। उसने तो शुरू में भी मना किया था, अभी भी मना कर रही थी। बात करने के लिए तो मैं तैयार था। तो ऐसे ही ऑफ़िस में मैं काम कर रहा था, अचानक से उसका मिस्ड कॉल आया। मैंने 10 मिनट बाद कॉल किया। कहा कि हाँ, तो फिर बताओ तनु तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम कल्पना है और मैं बीटेक करती हूँ। मैं एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और ये मेरा फर्स्ट ईयर है। आप बताइए अपने बारे में कुछ। तो अब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इससे सब कुछ बता ही देना चाहिए।
जो भी मेरा पास्ट था, जो भी मेरे साथ हुआ था, क्यों मैं इतना तन्हा रहता हूँ, क्या है मेरे अंदर का दर्द, मैं सब उससे बता देना चाहता था। और फिर मैंने कहा कि नहीं, उसने मुझसे पूछा कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने कहा नहीं, गर्लफ्रेंड है तो नहीं, लेकिन हाँ एक थी ज़रूर। कॉलेज लाइफ में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। 5 साल कॉलेज में हम एक साथ थे, और उसके बाद जब 3 साल हम जॉब किए तो उस वक्त भी हम साथ थे। लगभग 8 साल का सफ़र था हम दोनों का एक साथ का। मैं उससे बहुत प्यार करता था। वो मेरे लिए सब कुछ थी, मैं उसके लिए सब कुछ था। मेरे माँ बाप भी इस रिश्ते को जानते थे, और शायद उसके पिता को भी ये बात मालूम थी। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब मैंने उससे कहा शादी के लिए, तो उसके पिता ने मुझे नापसंद कर दिया। उनके नापसंद करने की 3 वजह थी। पहली एक, कि उनके पिता को एक सरकारी कर्मचारी चाहिए था, उनका दामाद एक सरकारी नौकरी करने वाला। दूसरी वजह ये थी कि हमारी बिरादरी नहीं मिल रही थी। और तीसरी और सबसे अहम वजह ये थी कि मैं अनजाने में ही सही, लेकिन अपने प्यार को अब खुश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बार बार अपने पापा से बात करती थी हमारे रिश्ते के लिए, लेकिन उसके पापा मान नहीं पा रहे थे और वो बहुत परेशान रहने लगी थी। इसलिए मैंने वो शहर ही छोड़ दिया और मैं दिल्ली में आ गया। अब उसकी शादी हो चुकी है और मेरी एज भी 28 हो गई है, उसकी 27 हो गई है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, उसको शादी कर लेना चाहिए था। आखिर ये कश्मकश कब तक चलता रहेगा? तो अब मैं दिल्ली में हूँ, और बस इतनी सी थी मेरी कहानी। तो तुम बताओ, तुम्हारा क्या है? वो हंस रही थी, और फिर हंसते हंसते कहा कि अच्छा, तो मैं सबसे पहले तो एक बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप मुझसे 8 साल बड़े हैं। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, इंजीनियरिंग करती हूँ। अचानक से मैंने फ़ोन रख दिया और मुझे लगा कि फिर मुझे कल्पना से बात करनी चाहिए। शायद वो मुझे कुछ बताए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें वो करती है। फिर मैंने कल्पना को कॉल किया तो उसका कॉल बिजी बता रहा था। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। 10 मिनट बाद उधर से कॉल आया। उसने कहा कैसे हैं आप? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं, वही पुरानी यादों में खोया हुआ था, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा था। उसने बड़ा एक्साइटेड होके पूछा कि अच्छा, क्या याद कर रहे थे बताइए आप? हाँ, वही याद कर रहा था कि जब वो मेरी ज़िंदगी में थी तो मेरी ज़िंदगी कितनी हसीन थी। मैं अपने छोटे से शहर की छोटी छोटी गलियों में उसके हाथ में हाथ डाल के घूमा करता था। वो समोसे, वो जलेबियाँ एक साथ हमने खाई थी। वो दिवाली में हमने एक साथ जो पटाखे बजाए थे, वो होली में जो हम एक साथ रंग खेले थे, वो सब मैं नहीं भूल सकता था। और मेरी माँ, जब वो मेरी माँ के साथ बैठती थी, तो मेरी माँ अक्सर उसकी तारीफ़ किया करती थी कि देखो, तुम दोनों एक साथ पढ़ते थे, लेकिन आज ये कितनी समझदार हो गई है और तुम अभी भी बचकानी हरकतें किया करते हो। तो ये ऐसे बताते-बताते मैं खो-सा गया था, लेकिन फिर अचानक से मुझे गुस्सा भी आ गया कि हाँ, पता नहीं क्यों आज वो इतने चाहतों के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में नहीं है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, हो सकता है भगवान ने आपके लिए किसी और को बनाया हो। मैंने कहा चुप रहो तुम, ये भगवान ने किसी और को बनाया है आपके लिए। जन्मों जन्मों का साथ, प्यार, मोहब्बत, ये सब बस फिल्मों में और किताबों में ही अच्छा लगता है। वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता है। हम बस रिश्तों को झेलते रह जाते हैं, और हमारे रिश्तों को भविष्य देते हैं हमारे माता पिता, और उनकी सोच बस बिरादरी तक ही सीमित रह जाती है। तो फिर उसने कहा कि गुस्सा मत कीजिए और तुरंत पानी पीजिए, कोई बात नहीं, आराम से सब सही हो जाएगा। बहुत समझा रही थी वो, जैसे एक बच्चा बिगड़ सा जाता है और उसके माता पिता जैसे समझाते थे, ठीक वैसे ही बच्चे के रूप में मैं था। मैं परेशान था और वो मुझे समझाए जा रहे थे। लेकिन अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मैं उस बेचैनी से बाहर निकल चुका हूँ। उससे बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत शांत महसूस कर रहा था। और देखते-देखते, उसकी बातें सुनते-सुनते ना जाने कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला, और मैं सो गया। अगली सुबह
जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे बताया कि लग रहा है आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं और आप बोर होके सो जाते हैं। तो आज के बाद अगर आप सही समझे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरे ऐसा नहीं, मैं बहुत बेचैन था, मुझे नींद नहीं आती है बेचैनी का कारण, और तुम्हारी बातों में वो जादू था, जिस जादू की वजह से मुझे सुकून की नींद मिली कल। ऐसा बात है। फिर वो हँसने लगी, कहा कि बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। फिर मैंने कहा कि और बताओ, फिर तो तुम्हारा प्लान क्या है आगे का? तो उसने कहा कुछ नहीं, फिलहाल बस यूं ही चल रहा है। अचानक से एक दिन ऑफिस में काम करते करते मैंने उसे कॉल किया। रिंग दो तीन बार गई थी लेकिन उसने उठाया नहीं। मैं घबराया नहीं, क्योंकि ऐसा अक्सर होता था कि मैं कॉल करूं और वो घर में होने की वजह से कॉल उठा नहीं पाते थे। फिर घर आने के बावजूद भी मैंने उसे कॉल किया और उसने कॉल उठाया नहीं। 3-4 दिन लगभग ऐसे ही बीतते गए। मैं थोड़ा सा परेशान हो चुका था, क्योंकि थोड़ा तो लगाव था मेरा उसकी तरफ। वो ना मेरी दोस्त थी, ना मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कुछ तो थी जो मैं भी नहीं समझ पा रहा था और शायद उसे भी नहीं मालूम था। लेकिन ऐसे ही 2-3 दिन कोशिश करने के बावजूद भी मेरी उससे बात नहीं हो पाई। फिर एक दिन 11:30 बज रहे होंगे लगभग, और मैंने उसे कॉल किया तो उसने रिसीव तो किया, लेकिन उधर से कुछ आवाज़ नहीं आई। मैंने बार बार हेलो हेलो हेलो, हेलो तनु बोला, तो भी कुछ ऐसा आवाज़ नहीं आई। और अचानक से जैसे एक बच्चा बिलख के रोने लगता है, वैसे वो रोने लगी। फिर मैंने कहा क्या हुआ, बताओ तो, कुछ बताओ तब तो मैं कुछ बोलूँगा। उसने कहा बाबूजी नहीं रहे। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। फिर मैंने कहा कि कैसे हुआ ये? फिर उसने कहा कि अचानक से सीने में दर्द हुआ, हम उन्हें अस्पताल लेके गए और फिर वहीं उनकी मृत्यु हो गई। मैंने कहा कि देखो तनु, ज़िंदगी तो चलती रहती है, अब तुम्हें अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, और लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं, तो तुम अपने आप को संभालो और जैसे तैसे करके फिर से तुम पढ़ाई में लग जाओ। अचानक से वो गुस्सा हो गई, कहने लगी क्यों, क्यों पढ़ाई करूं, मैं किसके लिए पढ़ाई करूं? एक बाबूजी ही तो थे जो मुझे समझ पाते थे। भैया ने तो हमेशा चाहा था कि मैं बीटेक ना करूं, उनके लिए तो मैं हमेशा से बोझ थी। वो तो हमेशा चाहते थे कि मैं हाथ में लेकर आके ससुराल में चली जाऊं। एक बाबूजी तो मेरा सहारा थे। कहते कहते वो रोने लगे। मैंने कहा कोई नहीं, अभी तो तुम कर रही हो ना, तो जो तुमने डिसाइड किया था, जो तुम्हारे और तुम्हारे बाबूजी का सपना था, तुम्हें वो सपना पूरा करना है, और तुम पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करो, और तुमने जो सोचा था उसको साबित करो, ताकि तुम्हारे भैया को भी लगे कि वो जो तुम्हारे बारे में सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। फिर उसने कहा हाँ आप शायद सही कह रहे हैं। फिर फ़ोन काट दिया उसने। ऐसे 2-4 दिन मैं उसे बहलाने की कोशिश करता था, अपने ऑफिस में रहता था, उससे आइडियाज़ लेता था अपने विज्ञापन के लिए, और जब वो आइडिया दिया करती थी उसकी खिंचाई किया करता था, ताकि उसका मन बहल जाए। और कभी कभी मेरी ये कोशिश कुछ हद तक कामयाब भी हो जाती थी, और वो हंसने लगती थी, खुश हो जाती थी। लेकिन ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन मैं नूडल्स बना रहा था किचन में, अचानक से उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि किसी ने मुझे प्रपोज़ किया है। तो फिर मैंने कहा देख लो तुम्हें जैसा लगे, और फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद 2 दिन तक फ़ोन नहीं आया उसका। मुझे लगा कि उसको उसका बॉयफ्रेंड मिल गया, लेडी डॉन को उसका रियल डॉन मिल गया। तो फिर मैंने एक बार कॉल किया तो उसका कॉल बिज़ी बता रहा था। फिर मैंने अपना फ़ोन रख दिया। अचानक से उधर से फ़ोन आया 10 मिनट बाद। फिर कहा हाँ कैसे हैं आप? कहा कि हाँ अब तो बॉयफ्रेंड मिल गया है तुम्हें, अब तो हमारे लिए तुम्हारे पास कोई समय ही नहीं होगा। फिर कहा ऐसी बात नहीं है, और हाँ अगर बॉयफ्रेंड मिल गया, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी बिज़ी बता रहा था और उसके बाद मैंने आपको कॉल किया, इसका मतलब ये है मेरे लिए आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो। फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर फिर मैंने ऐसे ही, जैसे मैं रोज़ बातें किया करता था, किया मैंने। फिर लगभग आधे घंटे लगातार बात करने के बाद मैंने कहा ठीक है अब तुम सो जाओ, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। और
मैंने फ़ोन काट दिया। अगले दिन अचानक से उसका फ़ोन आता है और वो गुस्से में कहती है कि अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मैंने कहा क्यों? नहीं, आपसे बात करते करते मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। फिर उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद मैं आपको कॉल नहीं करूँगी। और और हाँ, और कुछ मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया, मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। नहीं, परेशानी की बात नहीं है, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। हमारे रिश्ते का कोई अंत नहीं है और इसकी कोई मंजिल नहीं है। बस आपको मुझसे बात करने में अच्छा लगता है, मुझे आपको बात करने में अच्छा लगता है। ये आवाज़ों का सिलसिला है, इसका वास्तविक में कोई अर्थ ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तुम इतने समझदारों की तरह बात कर रही हो, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगा। अचानक से मैंने अगली सुबह 4 बजे करीब देखा कि उसका कॉल आया हुआ था। तो वो ना चाहते हुए भी मुझसे इस कदर जुड़ गई थी। अब ये रिश्ता क्या था, कैसा था, दोस्त नहीं थी वो, मेरी हमसफ़र नहीं बन सकती थी। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी मंजिल नहीं मिलती है, फिर भी वो हमेशा हमारे साथ चलते हैं। तो बस इतनी सी थी ये कहानी।